हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में करियर भाई में। दोस्तों आज हम यहां पर जानने वाले हैं 10 सबसे ज़्यादा कॉमन टर्म्स जो कि बिजनेस में फंडिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो उन टर्म्स को जो है वो क्यों इस्तेमाल किया जाता है, उसका मीनिंग क्या होता है, इस सभी के बारे में हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों उनको हम जानेंगे ज़रूर, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अगर आप इस चैनल पे नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर दीजिए। तो दोस्तों इसमें सबसे पहली जो टर्म आती है प्रोप्राइटरी फंडिंग, जिसे प्रॉप फंडिंग भी कहा जाता है। तो ये जनरली जो बड़ी-बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं जो कि म्यूचुअल फंड्स वगैरह चलाती हैं, जिसके अंदर उनके क्लाइंट के पैसे जो है वो अलग-अलग जगहों पर इन्वेस्ट करके खुद भी प्रॉफिट कमाती है और क्लाइंट को भी पास ऑन करती है। इसके अंदर थोड़ा-सा अलग होता है। प्रॉप फंडिंग में क्या होता है कि कंपनी अपने क्लाइंट के पैसे इन्वेस्ट करने के बजाय अपने खुद के ही पैसे इन्वेस्ट करती है और अपने लिए प्रॉफिट कमा लेती है। हालाँकि जब वो क्लाइंट के पैसे वहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, तब उनको भी प्रॉफिट या मार्जिन मिलता है। लेकिन जब खुद का ही पैसा है, तो पूरा का पूरा हुआ प्रॉफिट और मार्जिन जो है, वो पूरी तरीके से कंपनी का हो जाता है। जब कंपनी को पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तब कंपनी इस तरीके से प्रॉप फंडिंग कर सकती है। अगला पार्ट है इक्विटी। तो इक्विटी जो है वो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि शेयर होल्डर्स या ओनर्स जो होते हैं उनका हिस्सा होता है। तो कंपनी के सारे एसेट्स लिक्विडिटी में जाने के बाद जो है वो जो शेयर होल्डर्स का हिस्सा बचता है उसे आप इक्विटी कहते हैं। अब इक्विटी को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, तो कंपनी के ऊपर डेब्ट कितना है यानी कि कर्जा कितना है, डेप्रिसिएशन वैल्यू कितनी है कंपनी के लिए, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि कोई भी चीज लीजिए, नई चीज अगर है, कुछ समय के बाद जो है वो उसमें डेप्रिसिएशन वैल्यू आ जाती है, यानी कि उसकी वैल्यू जो है वो कम 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 होने लगती है। और बाकी की लायबिलिटीज कितनी है, ये सारी चीजों को जब आप सब्सट्रैक्ट करते हैं और जो बची हुई एक वैल्यू बचती है उसको समान हिस्सों में बांटना पड़ता है। और जितना भी शेयर होल्डर का इक्विटी है, 3%, 5%, 15%, 20% जो भी है, उसके हिसाब से फिर वो पैसा शेयर होल्डर का या स्टेक होल्डर का हो जाता है। अब इक्विटी का क्या है कि इक्विटी आप पैसे के हिसाब से भी ले सकते हैं, या अगर पैसा नहीं है तो कंपनी के अंदर हिस्सेदारी दे दी जाती है कि इस कंपनी में आपका इतना इतना हिस्सा है। तो जनरली क्या है कि कंपनी में से हिस्सा दे या पैसा दे, अल्टीमेटली जो है वो ये सारी चीज़ों पैसे के ऊपर ही आकर के रुक जाती हैं। कि किसी का हिस्सा भी है अगर कंपनी के अंदर, तो भी जब लिक्विडेशन में जाती है कंपनी, मतलब कोई नहीं चाहता कि ऐसा हो, लेकिन जब लिक्विडेशन में जाती है कंपनी, यानी कि उनके जो भी कोई एसेट्स है वो लिक्विडेशन में जाते हैं, तब जितने परसेंट का उस स्टेक होल्डर का हिस्सा है, उतना हिस्सा उनको देना पड़ता है। अगले होते हैं एडवाइजरी शेयर्स। तो एडवाइजरी शेयर्स जो है वो एकदम प्रॉपर जो शेयर मार्केट होता है उनके अंदर नहीं आते हैं, लेकिन जो भी कोई उस इंस्टीट्यूशंस के एडवाइजर्स हैं या जो कस्टमर्स हैं, उनको ये शेयर्स जो है वो खरीदने का मौका होता है। और उसके ऊपर फिर इंस्टीट्यूशन जो है वो कुछ ना कुछ वादा उनको देती है कि भाई आप अभी इस कीमत के ऊपर ये शेयर्स खरीद रहे हैं, फिर आपको ये शेयर्स इतने इतने समय तक रखने पड़ेंगे और उसके बाद आपको इसके ऊपर इतना इतना फ़ायदा मिलने वाला है। लेकिन ये टाइप के शेयर्स जो हैं वो थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस के साथ आते हैं, यानी कि उनको नॉर्मली आप खरीदते ही हैं, इनको फ्री में नहीं बेचा जाता है। ये आप खरीदते हैं और अपने ही किसी पीओएस में आप इसको बेच सकते हैं। लेकिन नॉर्मल जो स्टॉक मार्केट होता है उसके अंदर ऐसा नहीं किया जाता है, यानी कि उसके अंदर ये शेयर्स को नहीं ले जाया जा सकता है, एडवाइजरी शेयर्स को। अगर वो इंस्टीट्यूशन प्रॉपर ही अपना आईपीओ ही वहाँ पर डालती है शेयर मार्केट के अंदर और अपना शेयर लेके आती है तो बात अलग है। लेकिन ये एडवाइजरी शेयर्स जो है वो एकदम बेसिक लेवल पर चलते हैं। जब किसी इंस्टीट्यूशन को जो है वो इंस्टेंट मनी की ज़रूरत होती है, तब इस तरीके से जो है वो एडवाइजरी शेयर्स को जारी किया जाता है। अगली टर्म है प्री मनी। प्री मनी का मतलब ये होता है कि जब कोई कंपनी को बाहर से फंडिंग आती है या कोई भी लेटेस्ट फंडिंग अभी आने वाली है, इसके पहले की कंपनी की कितनी वैल्यू है, ये जान लेना और फिर उसके अंदर फंडिंग जो है वो जुड़ जाती है। तो ये प्री मनी यानी कि कंपनी के पास अपनी खुद की मनी कितनी है, पैसा कितना है, ये जानना बेहद ज़रूरी है, ताकि आपका वो एक गणित बिल्कुल सेट रहे कि बाहर से कितना पैसा आ रहा है, हमारा कितना है और अभी कंपनी का पोजीशन क्या है। तो दोस्तों ये इसलिए भी ज़रूरी होता है कि इससे आपको उस ब्रांड की, उस बिज़नेस की ओरिजिनल वैल्यू का पता लगता है।
और साथ ही साथ जब आप शेयर्स वगैरह किसी को सेल आउट करते हैं, तब उसके ऊपर कुछ डिविडेंड देना है या उसकी वैल्यू तय करनी है, तब भी ये ओरिजिनल वैल्यूएशन का बहुत ज़्यादा काम होता है। अगली चीज़ आती है पोस्ट मनी। तो पोस्ट मनी का मतलब क्या है कि जो फंडिंग बाहर से आई हुई है, जो लेटेस्ट फंडिंग आई हुई है, इसके साथ आपको जोड़ना है आपका प्रॉफिट, आपकी इन्वेस्टमेंट, सारी ही चीज़ें, तब उसको आप कहेंगे यहाँ पर पोस्ट फंडिंग। तो पोस्ट फंडिंग के अंदर जो है वो आप प्री फंडिंग को गिन नहीं सकते हैं। तो दोस्तों इसको कहते हैं पोस्ट फंडिंग, यानी कि सारी चीज़ों का एडिशन है। प्री मनी प्लस बाहर से आया हुआ फंडिंग, कोई लेटेस्ट फंडिंग, साथ ही साथ आपका रेवेन्यू यानी कि प्रॉफिट कितना जनरेट हुआ है और आपने कहाँ कहाँ पर इन्वेस्टमेंट किए हैं, ये सारा मिला करके होता है पोस्ट फंडिंग। इसके बाद कॉन्सेप्ट आती है रॉयल्टी। तो रॉयल्टी जो है वो कोई भी अगर प्रोडक्ट है, कोई फ्रेंचाइजी है, कोई पीस ऑफ आर्ट है, उनको जो है वो ये दिया जाता है। जनरली म्यूज़िक के मामले में ये ज़्यादा होता है क्योंकि ओरिजिनल म्यूज़िक जो है वो किसी और का लाइसेंस्ड म्यूज़िक होता है, जो कि अगर किसी जगह पर इस्तेमाल हो रहा है तो उसकी रॉयल्टी जो है, उसका हम कहें कि मानधन जो है वो ओरिजिनल सिंगर को या जिस भी कंपनी के पास उसके जो है वो लाइसेंस है, राइट्स हैं, उनको दी जाती है। तो ये एक स्टेडी कैश फ्लो हो सकता है आपके लिए, भले ही वो अगर म्यूज़िक बहुत कम समय के लिए भी इस्तेमाल क्यों ना हो रहा हो, लेकिन फिर भी उसका जो है वो रॉयल्टी पे करना पड़ता है। और वो रॉयल्टी जो है वो फिक्स्ड होता है कि कहाँ पर म्यूज़िक प्ले हो रहा है, कहाँ पर यूज़ हो रहा है, कितने समय के लिए यूज़ हो रहा है, उसके हिसाब से ये कम ज़्यादा होता रहता है। लेकिन रॉयल्टी जो है वो आती रहती है जब तक वो म्यूज़िक जो है वो यूज़ होता रहता है। या कोई भी यहाँ पर फ्रेंचाइज़ी है, ब्रांड का नाम है, कोई भी चीज़ हो। अगली जो टर्म है वो है सीड राउंड। तो सीड राउंड मतलब क्या है कि कोई अगर बिज़नेस शुरू हो रहा है तो उसको एक जो इनिशियल फंडिंग लगती है, जो इनिशियल पैसा लगता है, उसको कहा जाता है सीड राउंड। तो इन्वेस्टर्स जो पैसा उसके अंदर दे रहे हैं, उसको आप कह सकते हैं कि सीड राउंड में से आया हुआ पैसा है। तो इसको सीड राउंड क्यों कहा जाता है कि जब आप बीज बोते हैं तभी तो उसमें से पेड़ उगेगा। तो वो बीज बोने के लिए जिसकी ज़रूरत होती है, तो बिज़नेस में बीज मतलब क्या है? पैसा ही तो है। तो पैसा जब आप डालेंगे तभी वो बिज़नेस बड़ा होगा। इसीलिए इसको सीड राउंड कहा जाता है। अगला पार्ट है शेयर। तो शेयर्स मतलब क्या है? किसी भी कंपनी के आप शेयर्स खरीदते हैं, तो उस कंपनी का कुछ हिस्सा आप खरीदते हैं। उसके लिए आप फंड कर रहे हैं। उनके शेयर्स लेकर के आप बदले में उनको पैसा दे रहे हैं। तो कंपनी का भी ये काम बनता है कि जब कंपनी को कोई भी प्रॉफ़िट हो, तो वो प्रॉफ़िट जो है वो शेयर होल्डर्स तक भी पहुँचना चाहिए। उसमें भी जो है वो हर एक शेयर होल्डर का अपना हिस्सा होना चाहिए, जिसे डिविडेंड कहा जाता है। और जैसे-जैसे कंपनी बड़ी होती जाती है, वैसे-वैसे उस कंपनी के शेयर की प्राइस भी बढ़ती जाती है। तो फिर आगे चल कर के जो है वो जो शेयर होल्डर है, वो उस शेयर को गिव अवे भी कर सकता है, यानी कि बेच सकता है। गिव अवे ऐसा नहीं, बेच सकता है और उसके अगेंस्ट जो है वो प्रॉफ़िट कमा सकता है, क्योंकि उसने कुछ कम कीमत पर वो शेयर खरीदा है, बाद में चल कर के उसकी प्राइस ज़्यादा बढ़ गई, तो वो जो डिफ़रेंस होता है वो उसका प्योर प्रॉफ़िट होता है। तो इस तरीके से शेयर्स वगैरह जो है वो कंपनी ज़रा जब बड़ी हो जाती है, तब इस तरीके से शेयर्स जो है वो कंपनी के मार्केट में लाए जाते हैं। अगली टर्म है इन्वेस्टर। तो इन्वेस्टर जो है वो सीड राउंड के अंदर ही ज़्यादा जो है वो पिक्चर में आते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर कौन है कि जो बाहर से आपके बिज़नेस के लिए कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी बिज़नेस अगर आपको स्टार्ट करना है, तो मैं मानता हूँ कि आपके पास कुछ ना कुछ कैपिटल तो होना चाहिए उसके अंदर डालने के लिए। लेकिन कई बार ऐसे बिज़नेसेस होते हैं जो कि बहुत बड़े होते हैं, जिनके अंदर आप केवल अपने जेब में से पैसा भर करके उसको स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको बाकी इन्वेस्टर्स की भी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इन्वेस्टर्स का क्या है कि इन्वेस्टर केवल पैसा दे करके रुकते नहीं हैं। उनको उसमें से ऑब्वियसली ज़्यादा मार्जिन में प्रॉफ़िट चाहिए होता है। तो इन्वेस्टर को अगर सारी चीज़ें बिल्कुल सही लगती हैं, उनको अगर कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल सही लगती है, वो फ़िज़िएबल लगती है, तभी वो आपके कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। क्योंकि उनको पता होता है कि इसमें से मैं कुछ ना कुछ प्रॉफ़िट गेन कर सकता हूँ। तो ये होते हैं इन्वेस्टर, और इन्वेस्टर जो है वो 1 रुपया भी दे सकता है या 1 करोड़ रुपया भी दे सकता है। जो आपके कंपनी के लिए पैसा दे रहा है बाहर से, वो इन्वेस्टर ही कहलाएगा। और आखिरी जो टर्म यहाँ पर इस्तेमाल की जाती है वो है एंजल इन्वेस्टर। तो एंजल इन्वेस्टर और नॉर्मल इन्वेस्टर में फ़र्क ये होता है कि नॉर्मल इन्वेस्टर, जैसा मैंने पहले कहा, कि वो 1 रुपया भी दे सकते हैं या 1 करोड़ रुपया भी दे सकते हैं या 10 करोड़ भी दे सकते हैं। लेकिन
एंजल इन्वेस्टर्स के जो है वो पॉकेट्स काफ़ी ज़्यादा डीप होते हैं। एकदम सामान्य भाषा में बोलना चाहूँ तो ये वो लोग होते हैं जो आपके बिज़नेस को औरों के मुकाबले ज़्यादा पैसा दे सकते हैं। अगर कोई कहता है कि मैं 1000 दे सकता हूँ, तो एंजल इन्वेस्टर कह सकता है कि मैं 50,000 दूँगा। यानी कि जो ज़्यादा पैसे दे सकते हैं, उनको बेसिकली एंजल इन्वेस्टर ऐसा उन्होंने टर्म दिया गया है। और आखिरी टर्म एक बोनस आपको दे देता हूँ, वो है क्राउड फंडिंग। तो ये टर्म जो है वो ज़्यादातर करके बिज़नेस में इस्तेमाल नहीं होती है, क्योंकि ज़्यादातर बिज़नेसेस चाहते हैं कि ये टर्म हमें यूज़ करने की नौबत ना आए। क्राउड फंडिंग का सीधा-सीधा मतलब ये है कि क्राउड से अपने बिज़नेस के लिए डोनेशंस माँगना। तो जनरली ये सारी चीज़ें जो है वो ऑनलाइन की जाती है कि कोई अगर छोटा बिज़नेस है, कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स बना रहा है, जो कि लोगों के बहुत ज़्यादा काम में आ सकते हैं, तब ये लोगों से एक आह्वान किया जाता है कि भई हम ऐसे-ऐसे प्रोडक्ट बना रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा काम में आ सकते हैं। तो आप अगर अभी हमें थोड़ी-सी मदद करते हैं, तो हम भविष्य में और भी ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं जो कि सबके काम में आएँगे। और जो बहुत बड़े-बड़े डोनेशंस देते हैं, उनको आगे चल कर के जो है वो कुछ ना कुछ इंसेंटिव्स भी मिलते हैं। जैसे कि कंपनी की तरफ से कोई अगर नया प्रोडक्ट आता है, तो एक आध प्रोडक्ट वो बड़े डोनर्स को जो है वो वहाँ पर दे देते हैं। लेकिन ये चीज़ ऐसी है जो कि एकदम लास्ट रिसॉर्ट है। जब आपको पता है कि अब और कोई इन्वेस्टर आपके बिज़नेस में इन्वेस्ट नहीं कर सकता है, तब रुख किया जाता है क्राउड फंडिंग की ओर। लेकिन क्राउड फंडिंग का क्या है कि वो बिल्कुल जनता की दया के ऊपर ही बहुत ज़्यादा निर्भर होता है। क्योंकि किसी को अच्छा लगा, किसी ने दे दिया थोड़ा-सा पैसा, किसी और को अच्छा लगा, उसने दे दिया, किसी को अच्छा ही नहीं लगा, किसी ने नहीं दिया। तो ये लक का पार्ट है, इसके अंदर जो है वो जितना भी आए उतने से आपको संतोष करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये होते हैं कुछ टर्म्स जो कि फंडिंग के मामले में बिज़नेस के वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। कुछ सवाल हैं आपके तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछ सकते हैं।